गोंडा से बड़ी खबर है। महिला की पिटाई का मामला, आरोपी पक्ष ने लखनऊ गोंडा मार्ग पर जाम लगा दिया। कोतवाली का घेराव कर पुलिस के खिलाफ जमकर हुई नारेबाजी। एएसपी और सीओ पर लगाया एक तरफा कार्रवाई का आरोप। करनैलगंज कोतवाली क्षेत्र के गोनवा गांव का मामला। तो यहां दबंगों ने महिला की पिटाई कर दी। पिटाई करने के बाद पुलिस में शिकायत की गई, लेकिन अब महिला के समर्थकों का या महिला का कहना है कि एक तरफा कार्रवाई की गई। करनैलगंज कोतवाली क्षेत्र के गोनवा गांव का यह पूरा मामला, और अब सड़क पर जाम लगा दिया है और यहां अच्छी खासी तादाद में लोग मौजूद हैं। हालांकि पुलिस बल यहां पहुंचा है, सबको खदेड़ने की कोशिशें रजामंदी के साथ जारी है, लेकिन फिलहाल यहां पर यह अवरोध बना हुआ है। कोतवाली का घेराव कर पुलिस के खिलाफ यहां जमकर नारेबाजी चल रही है। एएसपी और सीओ पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया गया। तो दबंगों पर कार्रवाई नहीं की गई, उल्टा महिला और उसके परिजन, उसकी जान पहचान वालों पर ही कार्रवाई कर दी गई, जबकि महिला को दबंगों ने पीटा था। यह बात सामने आई थी। आरोपी पक्ष ने लखनऊ गोंडा मार्ग पर जाम लगाया। राजकुमार हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर। राजकुमार, ये बताइए पूरा मामला क्या है और इस वक्त स्थितियां क्या हैं? देखिए कुलदीप, कल जो मामूली बात को लेकर के जो बवाल हुआ था, R9 टीवी ने इसको प्रमुखता से इस खबर को दिखाया भी था, जिसपे जो आरोपी थे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। इसके बाद पहले तो पुलिस ने फिलहाल आनाकानी की थी। इसके बाद जब मीडिया में ये बात आई, पुलिस मौके पर गई, फिर इस मामले को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने FIR दर्ज किया था और इसके बाद फिर एडिशनल एसपी और सीओ मौके पर गए थे जांच के लिए, और जांच के बाद उसमें 13 लोगों को मुलजिम बनाया गया है। तो कुल मिलाकर इसके बाद जब 13 लोग उसमें आरोपी बनाए गए, इसके बाद जो आरोपी पक्ष था वो आक्रोशित हुआ, जिसको लेकर के आज लखनऊ और गोंडा राजमार्ग जो है उसको जाम किया गया। बाकायदा एडिशनल एसपी और सीओ के खिलाफ तो ये प्रदर्शन जो है, सड़क पर जो प्रदर्शन किया जा रहा है आरोपी पक्ष की ओर से किया जा रहा है, उसका ये कहना है कि सीओ और दूसरे जो पुलिस अधिकारी हैं एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं। क्या कुछ आश्वासन दिया है पुलिस ने? जी बिल्कुल, यही आरोप है उनका, और बाकायदा वो एडिशनल एसपी और सीओ को उनका नाम लेकर के वहां पर जो अपशब्द का प्रयोग किया जा रहा है और बाकायदा उनके खिलाफ नारेबाजी की जा रही है कि जो यहाँ पर एडिशनल एसपी और सीओ जो उन्होंने पक्षपात किया है और उसमें 13 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिसको लेकर के जो आरोपी पक्ष है वो पूरी तरह से नाराज है। बहुत शुक्रिया राजकुमार सिंह इस पूरी जानकारी के लिए आपका। उधर यूपी के बुलंदशहर का खवासपुर गांव 13 साल से स्वास्थ्य केंद्र की मरम्मत और डॉक्टर का इंतजार कर रहा है। गांव के लोग ग्राम प्रधान और अधिकारियों से शिकायत लगा कर अब थक चुके हैं। देखिए खवासर गांव में ग्रामीणों की परेशानी पर ये हमारी खास रिपोर्ट। गांवों में विकास के लाख वादों के बाद भी प्रदेश के कई गांव विकास से कोसों दूर हैं। यूपी के बुलंदशहर की सिकंदराबाद तहसील के गांव खवासपुर में गंदगी और बीमारियों का अंबार है। गांव में हालात बेहद खराब हैं। गांव में बद इंतजामी का आलम ये है कि गांव में गंदगी के चलते जहरीले मच्छर पैदा हो गए हैं। गांव में काफी लोग बीमारी का शिकार भी हो रहे हैं। गांव में जो स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया उसकी हालत पूरी तरह से जर्जर है। गांव वालों का कहना है कि तकरीबन 13 साल पहले स्वास्थ्य केंद्र तो बना दिया गया, लेकिन तब से लेकर अब तक डॉक्टर तो दूर, इस स्वास्थ्य केंद्र में कोई कंपाउंडर भी नहीं आया। बुलंदशहर के सिकंदराबाद तहसील के गांव खवासपुर में R9 की टीम मौजूद है। गांव-गांव हम लोग जाते हैं, गांव की समस्याएं सुनते हैं। इस गांव में भी आए हैं, गांव के लोग साथ हैं, बातचीत करेंगे, समझेंगे कि इस गांव में किस तरह की समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। क्या नाम है? ये मेरा नाम कुलदीप है। कुलदीप जी, क्या समस्याएं हैं गाँव की? गाँव में समस्याएं तो बहुत हैं, लेकिन मैं आपको जो बता देता हूँ वो समस्या ये है। गाँव में 2-3 पोखरे हैं, गाँव के तालाब हैं जिनको तालाब बोला जाता है। तालाब दोनों कच्चे हैं। हम चाहते हैं वो पक्के तालाब हो जाएं, जिससे पानी का स्रोत अच्छा बना रहे गांव में। गांव के जो रोड हैं, खरंजे हैं, कच्चे खरंजे हैं, ईंटों के बने हुए हैं। हम चाहते हैं कि उनमें टाइल्स की सुविधा हो जाए, टाइल्स लग जाए और साफ़ सफाई रहे। कुछ नालियां हैं, जो नालियों में पानी भरे हुए हैं, गंदगी है, जिसके कारण मच्छर भी रहते हैं और वो आप लाइव देख भी रहे हैं यहाँ पे।
वो सब ठीक हो जाए, गांव की साफ सफाई हो जाए। तो शिकायत आप लोग नहीं करते हैं ग्राम प्रधान से कि भाई गांव में गलियों में कच्ची हैं, बारिश से पानी भर जाता है घरों में? देखिएगा, गांव में बहुत सारे बुजुर्ग लोग भी हैं और पंचायतें भी होती हैं गांव में, प्रधान जी के साथ भी होती हैं। प्रधान जी को समस्याएं पता हैं, धीरे धीरे कुछ समस्याएं निपट रही हैं, लेकिन सारी समस्याएं अभी खत्म नहीं हुई हैं। तो बहुत सा आप गांव में अगर सर्वे करेंगे तो बहुत जगह आपको पानी भरा हुआ मिलेगा। हाँ, गंदगी हमने काफी जगह देखी है। हाँ, गंदगी मिलेगी आपको। क्या नाम है आपका? नाम रामवती है। रामवती जी, आपके घर के बाहर बहुत ज्यादा गंदगी है। बहुत ज्यादा अढ़ाई रही है, आग लगाऊं मैं, सब नहीं गिर जाए अढ़ाई। अच्छा, और अढ़ाई में आग लगाऊं रोज। और ये सड़क पूरी कच्ची कैसे सभी है? कच्ची यहाँ तक। तो कहते नहीं है कि भाई सड़क अब पक्की करा दें? करे कौन है, अपनी अपनी सब वो करे, कौन का कहते करे। अच्छा, तो बड़ा कष्ट होता होगा, बारिश आ जाती होगी तो? बारिश आ गए खूब अढ़ाई रहे। अच्छा, बारिश आती है हाँ, घरों में जाता है पानी? घरों में भी जाए, नाली में तो कूड़ा भी उठाना पड़े हमें। तो क्या नाम है भाई? नवीन शर्मा नाम है। शर्मा जी। शर्मा जी, गांव के रोड तो सारे तमाम कच्चे ही हैं? कच्चे हैं सर। कैसे, मतलब आप लोग कह रहे हैं यहाँ सर रहने ये मैनेज कैसे होता है? मैंने जैसे जब सर देखो कच्चा है पूरा रोड ये। देख रहे हैं बड़ी गंदगी है, गंदगी बहुत है, नाली और देखो नाली में। क्या गुहार लगाएंगे हमारे चैनल के माध्यम से? जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि गांव में थोड़ी पॉलिटिक्स होती है कि जिसने वोट दिया उसके घर के आगे बनेगा, यहाँ जिसने वोट नहीं दिया उनके घर आगे। अब देख लो आप ही के यहाँ पे इतनी गंदगी है और बहुत सारे मतलब नाली भर जाता है, बारिश आती है घुटनों तक पानी हो जाता है। इधर देखो यहाँ पे विधायक जितने भी बने हुए हैं, आज तक किसी विधायक ने 1 रुपया नहीं लगाया पूरे गाँव में। देखो एक रोड कच्ची पड़ी है, बिल्कुल आज तक कुछ नहीं हुआ। अब शासन प्रशासन से क्या गुहार लगाएंगे? जी, हमने हिंद समाज सेवी के उससे मतलब समिति से जिला अध्यक्ष को भी मतलब डीएम को भी पत्र लिखा था हिंद समाज सेवी का समिति से। और हमारे जर्जर ये इतनी पड़ी है रस्ते कि हमने कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं हुई उस पर। आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से ये कहना चाहेंगे कि जल्द से जल्द हमारी समस्या सॉल्व करे और जल्द से जल्द इस पर सुनवाई करी जाए और ये हमारी समस्या सही करी जाए। तो तमाम गांव के लोगों का यही कहना है कि लगातार शिकायतें भी इनके द्वारा की जा रही हैं, लेकिन गांव के जो प्रधान हैं वो इनकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। जिलाधिकारी को भी पत्र लिखकर गांव की समस्याओं से अवगत कराया गया, लेकिन जिलाधिकारी भी इस गांव नहीं पहुंचे हैं। तमाम लोगों का यही कहना है कि इन लोगों को भी बेहतर जीवन दिया जाए, इनके गाँव की तरफ भी रुख किया जाए। इनके गाँव के जो रोड हैं वो बद से बदतर हालातों से जूझ रहे हैं। तमाम रोड कच्चे हैं, बारिश आती है तमाम रोड्स पर पानी भर जाता है, लोगों के घरों में पानी जाता है, मच्छर पैदा होते हैं, बीमारियां भी कहीं ना कहीं चल रही है। ऐसे में गांव का जो जीवन है वो जीना इन लोगों को बहुत ज़्यादा कठिन हो रहा है। सभी ने R9 TV के माध्यम से ये गुहार लगाई है शासन प्रशासन से कि इनके गांव की समस्याओं को दूर किया जाए। बुलंदशहर के सिकंदराबाद से कैमरामैन जिशान के साथ समीर अली, R9 TV, उत्तर प्रदेश। साथ ही गांव वालों का आरोप है कि ग्राम प्रधान से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों तक सभी से गांव के लोगों ने और हिंदू समाज सेवा समिति के माध्यम से लगातार शिकायतें की गई और गांव के हालात से अवगत कराया गया, लेकिन गांव के हालात फिर भी नहीं सुधरे। ये गांव लंबे समय से विकास का इंतजार कर रहा है। गांव में 13 साल पहले बने स्वास्थ्य केंद्र की हालत जर्जर है। मरम्मत का इंतजार करता ये स्वास्थ्य केंद्र ग्रामीणों की उम्मीदों को और तोड़ता चला जा रहा है। खवासपुर गांव के स्वास्थ्य केंद्र में हम लोग मौजूद हैं, तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। ये स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया था गांव में ताकि जो गांव के लोग हैं उनको इसकी सुविधाएं मिल पाएँ। अगर कोई बीमार होता है तो शहर जाना ना पड़े, लेकिन देख लें हालात किस तरह के हैं। पूरा जो स्वास्थ्य केंद्र है एक तरह से जंगल का रूप ले चुका है। 13 साल इसको बने हुए हो चुके हैं, इस तरह का गाँव वाले बता रहे हैं। आज तक यहाँ पर डॉक्टर तो दूर, कोई कंपाउंडर भी नहीं पहुँचा है। जो तमाम कैंपस है इस केंद्र का वो पूरी तरह से जंगल का रूप ले चुका है। यहाँ के हालात इस तरह के हैं कि बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है, पूरी तरह से बिल्डिंग भी जर्जर है। क्या नाम है? मेरा नाम विक्रांत शर्मा है। किस तरह से बिल्डिंग पड़ी है? ये तो स्वास्थ्य केंद्र लिखा हुआ है जी। ये 13 साल पहले बना था। जब ये बना था स्वास्थ्य केंद्र, बड़ी खुशी हुई थी कि गांव में स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी, शहर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन आज से 13 साल पहले ये बना था। आप 13 साल बाद इसकी हालत देख लीजिए। कोई यहाँ पर डॉक्टर नहीं है, कोई कंपाउंडर नहीं है और पूरी जर्जर हालत में पड़ा हुआ है। ये 1.5 साल पहले ये कमरा बनाया था कि यहाँ पर बैठेंगे अब डॉक्टर साहब, लेकिन यहाँ अभी कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है हमें। तो तमाम गाँव के लोगों को यही कहना है कि आज से 13 साल पहले ये स्वास्थ्य केंद्र इस गाँव में बनाया गया था। उसके बाद 2 प्रधान भी बदल चुके हैं, लेकिन इस स्वास्थ्य केंद्र को अभी तक चालू नहीं किया गया है। ना यहाँ पर कोई डॉक्टर आता है, ना यहाँ पर कोई कंपाउंडर आता है। जो पूरी बिल्डिंग है वो पूरी तरह से जर्जर हालत में है, कभी भी गिर सकती है।
बुलंदशहर सिकंदराबाद तहसील के गांव खवासपुर से कैमरामैन जिशान के साथ समीर अली, ऑनलाइन टीवी, उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। यूपी के जिला रामपुर के गांव रोरा खुर्द में अनाबिया उर्फ शिबा की दहेज हत्या के मामले में नया मोड़ आया है। मृतक शिबा का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो अपनी जान को खतरा बता रही है। उधर शिबा के भाई ने एडीजी बरेली जोन को खत लिखकर पुलिस की जांच से असंतोष जाहिर किया है। घर वालों, जब भी तुम ये वीडियो देखो मैं मर चुकी हूँ। रामपुर के मिलक कोतवाली के रौरा खुर्द गांव में अनाबिया उर्फ शिबा की दहेज हत्या के मामले में पुलिस की कार्रवाई अब सवालों के घेरे में आ गई है। पुलिस पर गंभीर सवालिया निशान उठने शुरू हो गए हैं। पुलिस पर आरोप लग रहे हैं कि आरोपियों को गिरफ्तार करने के बजाय समझौते का दबाव पुलिस बना रही है। मृतक के भाई फुरकान ने एडीजी जोन बरेली को शिकायत पत्र देकर आरोप लगाया है कि मिलक सीओ फरार आरोपियों को गिरफ्तार करने के बजाय उनको बचाने में लगे हुए हैं। लेकिन दहेज के लिए की गई इस हत्या में एक नया मोड़ तब आया जब मृतक शिवा का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसे उसने घर में मौका देखकर अपने कमरे में बनाया और सोशल मीडिया पर अपलोड किया। ये वीडियो शिवा ने अपनी हत्या किए जाने से पहले बनाया था, जो उसकी हत्या का पूरा राज खोलने के लिए काफी है। शिवा ने अपने इस वीडियो में अपनी जान पर खतरे की बात भी कही है। देखिए शिवा ने इस वीडियो में क्या कहा। माँ बहनों ने मुझे बहुत मारा है, इस आदमी ने भी मुझे बहुत मारा है। अगर मैं मर जाऊँ, मेरे अम्मी भाइयों लोगों से बदला जरूर लेना तुम लोग। इस औरत ने, इसकी माँ ने मुझ पर बड़े झूठे झूठे इल्जाम लगाए। इसकी बहनों के ऐबों के चक्कर में उन्होंने मुझे झूठा कहा है। मेरे घर वालों, जब भी तुम ये वीडियो देखो मैं मर चुकी हूँ मेरे वाला। मृतक के भाई फुरकान ने बताया कि वो अपनी बहन की हत्या के आरोप में फरार दो ननद चांदवी नुजहत उर्फ बबली की गिरफ्तारी के लिए सीओ मिलक से लगातार गुहार लगा रहे हैं, लेकिन नतीजा जीरो है। इन लोगों ने मेरी बहन को चांदवी और बबली ने गला दबाया और अजीम और उसकी मां नुसरत भी ने, इन चारों लोगों ने मेरी बहन की गला दबाकर हत्या की गई और मेडिकल रिपोर्ट में भी गला दबाकर ही हत्या हुई है। पुलिस इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है, सीओ मेरे ऊपर दबाव बना रही है। फुरकान ने बताया कि वो कई बार अपनी बहन शिवा के हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए तमाम आला अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हो रही, जिसके बाद वो एडीजी जोन बरेली के पास शिकायत लेकर पहुंचे। आपको बता दें कि मिलक के रौरा खुर्द निवासी अजीम मलिक की शादी 2 साल पहले सिरसी गांव निवासी फुरकान की बहन शिवा से हुई थी। फुरकान के मुताबिक शादी के कुछ समय बाद दहेज के लिए शिवा से आए दिन मारपीट की जा रही थी। उसकी बहन के ससुराल वाले दहेज के लिए उसे प्रताड़ित करने लगे थे। शिवा के ससुराल वाले लगातार 5 लाख रुपए नगद दहेज की मांग कर रहे थे और मांग पूरी न होने पर उन्होंने शिवा को मौत के घाट उतार दिया। इस मामले में मृतक शिवा के पति अजीम के अलावा सास नुसरत जहां, 2 ननद चांदवी और नुसरत उर्फ बबली के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें पति और सास को पुलिस ने पहले ही जेल भेज दिया था, लेकिन दोनों ननद काफी समय से फरार चल रही हैं, जिनकी गिरफ्तारी को लेकर फुरकान आला अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इस मामले में पुलिस आगे क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि पुलिस ने भले ही मुकदमा दर्ज कर लिया हो, लेकिन आरोपियों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। सूखे का दंश झेल रहे बुंदेलखंड के किसानों ने परंपरागत खेती को छोड़कर नई और वैज्ञानिक खेती कर तरक्की की नई कहानी गढ़ रहे हैं। जालौन के उरई तहसील के गांव अकोड़ी बैरागढ़ के रहने वाले किसान ब्रिजेश त्रिपाठी उनमें से एक हैं, जिन्होंने महाराष्ट्र के प्रसिद्ध केले की प्रजाति G9 उगाकर लाभ कमाना शुरू कर दिया है। वो जिले के पहले किसान हैं जिन्होंने टिश्यू कल्चर से 1 हेक्टेयर में केले की खेती की। मुनाफा देखकर वो काफी खुश हैं। इस साल उन्होंने इसका रकबा बढ़ाने का फैसला भी लिया है। अकौड़ी में हमारे एक उन्नतशील किसान ब्रजेश त्रिपाठी जी के द्वारा केले का उत्पादन किया जा रहा है, जिसमें G9 वैरायटी का प्रयोग किया गया है। वर्तमान में हमारे विभाग को
10 हेक्टेयर का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रत्येक किसान को 30,700 रुपये की अनुदान राशि प्राप्त हुई। शासन से ये मंशा है कि आगे भविष्य में जनपद जालौन में केले की खेती को बृहद स्तर पर किया जाएगा। उसका मुख्य कारण ये है, केले का उत्पादन 10 से 15 माह में हो जाता है और उसके साथ में ही जो है 8 से 10 लाख रुपए का लाभ किसान भाइयों को प्राप्त होता है। हमने एक दो जगह जनपद में भी देखा और हालांकि वो इस स्तर पर नहीं जा पाया, फिर हम बाहर भी घूमे और हमने जब महाराष्ट्र में खेती देखी तो हमें लगा कि यहाँ भी हम कर सकते हैं। तो उसी प्रेरणा को लेकर हमने लगाया है और हमें लग रहा है कि बढ़िया फसल है और लाभ मिलेगा और जनपद के लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि एक साल में ये लगभग 1 साल की फसल है और काफ़ी उपज भी अच्छी है इसकी। तो अन्य फसलों की अपेक्षा जो है इसका उत्पादन बढ़िया रहता है और किसानों को फायदा होगा इससे। उधर यूपी के कन्नौज जिले में अधिकारियों और भूमाफियाओं की मिलीभगत से किसानों की जमीन भेंट चढ़ती जा रही है। किसान अपनी जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिले में किसानों का हक मारने वाले भूमाफियाओं के हौसले दिन ब दिन बुलंद होते जा रहे हैं। यह रिपोर्ट देखिए। सोनभद्र भूमि कांड में दोषी अधिकारियों पर हुई कार्रवाई के बाद भी अधिकारी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला यूपी के कन्नौज जिले में देखने को मिला है। यहाँ अधिकारियों ने पहले किसानों की जमीन ये कहकर खाली करा दी कि ये ग्राम सभा की जमीन है। फिर उसी जमीन पर कुछ लोगों ने गौशाला बनाने के नाम पर कब्जा कर लिया। दबंगों ने अधिकारियों पर दबाव बनाने के लिए भाजपा जिला अध्यक्ष को बुलाकर गौशाला का शिलान्यास करवा दिया। मामले की जानकारी किसानों को लगी तो उन्होंने इसका विरोध किया और इसकी जानकारी ग्राम प्रधान को दी। ग्राम प्रधान ने कब्जे की शिकायत अधिकारियों से की। हमारी जमीन का हिसाब जो है वो सन 76 से हिसाब जो है पट्टा हुआ था हमारा, और उसके बाद में तब से अब तक हम जोत रहे फसल कर रहे और जो है कुछ लोगों जो है यादव लोग हैं, कुछ पंडित लोग, मतलब उन्होंने सत्ता पक्ष का असर दिखा के हमारी ज़मीन का कब्जा छुड़वा लिया और ये हमारे 2020 को कब्जा छुड़ाया हमसे, फसल जितवा दी इसमें जो खड़ी हुई थी। मामला छिबरामऊ तहसील के सरदामई गांव का है, जहां गांव के रहने वाले नूर मोहम्मद और कई अन्य किसान सालों से अपनी जमीन पर खेती करते आए हैं, लेकिन भूमाफियाओं ने इन किसानों से उनके खेत छीन लिए। सन 1976 में मेरे पिताजी के नाम पट्टा हुआ था। ग्राम में चंद मुस्लिम समाज के भूमि परिवार उनको भूमि होने के नाते 1976 पट्टा हुआ था। तब से लेकर अब तक जोते हुआ था। प्रशासन की मिलीभगत होने के कारण 23 जून 2020 को नायब तहसीलदार ने प्रशासन की मिलीभगत से सत्ता की हनक में प्रधान के सुपुर्द की गई जमीन। किसानों की कई शिकायतों के बावजूद भी अधिकारियों ने एक न सुनी, तो वही ग्राम प्रधान की माने तो जमीन खाली करवाने के बाद अधिकारियों ने ग्राम पंचायत को सौंप दी थी। ग्राम सभा के ही मुस्लिम समुदाय के सरतम नूर मोहम्मद, जमील, छोटे और शमशेर और जमील आज लोग करीब 7-8 व्यक्तियों की जमीन खाली करा दी गई। मामला सामने आने के बाद तहसील के उप जिला अधिकारी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, सरदामई गांव में कुछ दिन पूर्व यहाँ पे सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया था। उसी भूमि पर एक शिकायतकर्ता ही जो उस थे, उनके द्वारा एक अस्थायी गौशाला का यहाँ पर निर्माण किया गया था, जो कि एक प्राइवेट संस्था के नाम से था, जो कि गलत है, जो कि नियमों के अनुसार किसी प्राइवेट संस्था को सरकारी भूमि पर नहीं बनाया जा सकता है। 4 गायें उनके द्वारा रखी गई थी। ये नियम उनको समझाए गए तो उनके द्वारा स्वयं ही अपना गौशाला का जो अस्थायी बांस थे वो हटा लिए गए। जिले में अधिकारियों की लापरवाही और भूमाफियाओं के कहर से किसानों की जमीन भेंट चढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। रामपुर में मृतक गैंगस्टर पूर्व प्रधान गुलाम हुसैन उर्फ नन्हे पहलवान की करोड़ों की संपत्ति आज जिला प्रशासन ने जब्त कर ली।
और संपत्ति पर जिलाधिकारी के आदेश का बोर्ड भी लगा दिया गया। कानपुर में गैंगस्टर विकास दुबे और पुलिस के मुठभेड़ के बाद से यूपी पुलिस हरकत में है। पुलिस अब गैंगस्टर्स, टॉप 10 अपराधी, इन सब की धरपकड़ में लगी हुई है। इसी कड़ी में रामपुर के एक अपराधी गुलाम हुसैन, जिस पर गैंगस्टर में मामले दर्ज हैं कि करोड़ों की संपत्ति पर प्रशासन ने पुलिस बल के साथ पहुंचकर संपत्ति को जब्त किया और साथ ही साथ कुर्क की गई संपत्ति का ऐलान भी कर दिया। जिलाधिकारी रामपुर द्वारा जो आदेश पारित किया गया उसमें गुलाम हुसैन की अपराध से अर्जित 6,80,20,000 की संपत्ति कुर्क करने का आदेश पारित किया गया। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस संपत्ति में कई भूखंड हैं, मकान है, स्टोन क्रेशर है, स्टोन क्रेशर के और भी एसेट्स हैं, उपकरण हैं, मशीनें हैं तथा कुछ वाहन भी। अपने देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, बस उन्हें उकेरने की जरूरत है। 2017 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के IIT से एमटेक की डिग्री लेने के बाद अति पिछड़े क्षेत्र मऊ जनपद के लालनपुर मधुबन गांव के रहने वाले कुंवर अखिलेंद्र प्रताप सिंह ने अपने देश में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्लोबल मुहिम को आगे बढ़ाने की शुरुआत की है। वर्तमान समय से अखिलेंद्र प्रताप सिंह ने रिवॉर्डर नाम से एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया है जो इस समय सॉफ्टवेयर की दुनिया में तहलका मचा रहा है। सुनिए क्या कुछ कहना है सॉफ्टवेयर बनाने वाले अखिलेंद्र का। तो जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है, सभी लोग घर पे हैं, तो ऐप तो मैंने इससे पहले ही लॉन्च किया था, लेकिन आजकल इस ऐप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को। तो इस ऐप में क्या होता है कि आप अर्निंग कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट, आप वैसे भी ऐप चलाते रहते हैं एडवर्टाइजमेंट देख करके, तो इसमें एडवर्टाइजमेंट पे अगर आप क्लिक करके डाउनलोड करते हैं कोई भी ऐप या क्विज या कुछ भी करते हैं, तो उसके आपको पैसे भी मिलते हैं। तो इससे ऐप की बाकी सारे जो ऐप्स हैं इंडिया के भी, इसमें बहुत सारे प्रमोशन दिखाए जाते हैं, तो बाकी सारे ऐप्स का प्रमोशन हो जाता है और आपको पैसे मिलते हैं, और उससे कंपनी को भी थोड़ी सी अर्निंग होती है। तो इस तरह का ऐप है कि इसमें सबको लाभ होता है। अपना टैलेंट अपने भारत में कम यूज होता है, विदेशों में ज़्यादा यूज होता है। तो इनकी ये सोच रही है कि मैं अपने भारत को एक ऐसा सॉफ्टवेयर दूं जिसमें लोग पैसे भी कमाएं और उससे दुनिया की हर सारी चीज़ उससे उनकी पूर्ति हो जाए। तो शुरू में इन्होंने एक हमर नाम से ऐप बनाया, HUMMR। इस नाम से कई लोग हैं, ARER करके, लेकिन इनका जो वो है HUMMR। अगर इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं तो उसमें आपको सबसे बड़ी दिक्कत इनको ये होती थी कि जब ये बीचों में पढ़ते तो कोई चीज़ ऐसी टेक्निकल चीज़ पूछनी होती थी किसी से, तो ये पूछ नहीं पाते थे। उस समय इन्हें किसी से कंसल्ट करने की ज़रूरत पड़ती थी तो वो कोई मिलता नहीं था। तब इसने ये सोच लिया था कि मैंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार करना है कि जिसमें किसी को भी, कोई बच्चा आगे पढ़ने वाला हो, उसको कंसल्ट किसी से भी विशेषज्ञ से करना हो, तो उसको मैं एक ऐसा ऐप दूंगा कि जो वो तुरंत वो उनसे कांटेक्ट करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेगा। चलिए, तो अखिलेंद्र की इसी कामयाबी के साथ गांव देहात से जुड़ी खबरों के अपना गांव में फिलहाल के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, बने रहिए R9 TV के साथ सिर्फ खबर के लिए।